हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज काफ़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज बहुत सारे साथियों का एग्ज़ाम हुआ और उनका एग्ज़ाम जो है बहुत ही शानदार गया। तो आप सभी के मेहनत को जो पिछले दिनों आपने किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और आज इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू आपके जो सफलता में जो अंतिम सीढ़ी होता है उसकी तैयारी भी बड़े ज़ोरों शोरों से करनी होती है। इसी कड़ी में आज के वीडियो सेशन में चर्चा करने के लिए मैंने आग्रह किया हमारे शैलेंद्र भाई से, तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा और आज हमारे बीच चर्चा के लिए उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है शैलेंद्र कुमार जी का। और शैलेंद्र भाई के बारे में बता दूं कि इन्होंने अभी सीनियर मैनेजर के तौर पर जो रूरल बैंकिंग होता है, रूरल डेवलपमेंट विभाग है, उसको देख रहे हैं। तो आज हम शैलेंद्र भाई से चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो रूरल डेवलपमेंट या रूरल बैंकिंग के बारे में कौन कौन से सवाल जो है आएंगे और अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो उनका जवाब किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में समग्र व्यवहार कुशलता को देखा जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है और आपके अंदर जो ज्ञान कौशल है उसको आप किस तरह से आप व्यक्त कर पाते हो, इस चीज़ के बारे में देखा जाता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र भाई, और मैं चाहूँगा कि हमारे साथियों से मुखातिब हुए और उनका हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बंका सर। आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है इस विषय पर बात करते हुए, यह सोचते हुए कि जो बैंकिंग में काम तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो एक कमी जिस चीज़ की महसूस होती है वह होता है कहीं ना कहीं पे गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज आपको सही वक्त पे सही दिशा में मिल जाए तो आपका जो मेहनत होता है वह जो है उसके जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा हमारे बंका सर के लिए। और आगे मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं भी आपकी ही तरह बैंकिंग में कार्यरत हूँ और जो भी अनुभव हमने अपनी इस बैंकिंग सर्विस के दौरान जुटाए हैं, सीखा है, उसी की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि उसी चर्चा के दौरान जो भी सार की बातें आप लोग सीख पाएँ, समझ पाएँ, तो वह आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई। मैं शैलेंद्र भाई के लिए बता दूं कि इनको लगभग 8 साल का बैंकिंग अनुभव है और शाखा में जो है वो अधिकारी के तौर पर और ब्रांच मैनेजर के तौर पर और आज सीनियर मैनेजर के तौर पर रूरल डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। तो इनको बहुत सारे इंटरव्यू देने का भी तजुर्बा है और सौभाग्य भी मिला है इनको बहुत सारे IBPS के इंटरव्यू लेने के लिए, एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर का। तो आज उनके अनुभव का लाभ आपको मिल पाएगा। तो शैलेंद्र भाई, मैं सीधा सवाल पूछना चाहूँगा। अभी अगर इंटरव्यू को देखा जाए तो पूरा इंटरव्यू का जो है मेला जैसा लग रहा है माहौल, क्योंकि बहुत सारे साथी, ऊर्जावान साथी, होनहार साथी हमारे रिटर्न एग्ज़ाम पास किए हैं और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तरोताज़ा, बहुत ऊर्जावान, यंग हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं रूरल डेवलपमेंट से ज़्यादा, क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है, यहाँ ब्रांचेस रूरल में हैं, तो ज़्यादातर जो होता है KCC, उनके किसान क्रेडिट कार्ड होता है। तो अगर हमारे साथियों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सवाल पूछा जाए इंटरव्यूअर के द्वारा तो उनका सारगर्भित जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में जवाब देने के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो पहला सवाल तो यही है कि अगर हमारे साथियों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जाए तो क्या जवाब होना चाहिए, अगर ये बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। KCC जो है भारत में, चूँकि बैंकिंग में KCC और किसानों के बीच ये सबसे ज़्यादा प्रचलित ऋण की योजना है, जो कि हर एक बैंक में आपको जो है इस योजना के बारे में मैनुअल्स मिलेंगे और यह हर बैंक अपने तरीके से इस योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं, लगे हुए हैं। तो जैसे आपसे अगर KCC के बारे में पूछा जाता है तो आपको सिंपल सा इसमें एक ही जवाब देना है कि यह किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है भारत सरकार RBI के द्वारा संचालित स्कीम है और यह किसानों के लिए प्रोडक्शन क्रेडिट को मीट करने के लिए, किसानों के जो है उत्पादन में जो लागत आती है उसके लिए किसान जो हैं पहले
साहूकारों से ऋण लेते थे और जो कि काफ़ी महंगे ब्याज दर पे मिलता था। और इसके लिए बैंकों में जो है केसीसी की स्कीम को चलाया जा रहा है और काफ़ी कम ब्याज दर पे और इंटरेस्ट में छूट भी इस पर रहती है, जिसको हम इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं। अगर आप इसको त्वरित रिपेमेंट करते हैं इसका समयावधि के अंतर, तो आपको 3% का इसमें ब्याज लाभ भी मिलता है। उसके साथ साथ इसमें आपको जो है हर वर्ष इसमें 10% जो है ऋण की सीमा को बढ़ाकर दिए जाने का प्रावधान है। क्योंकि सीकेसीसी एक ऐसी स्कीम है जो कि किसानों से जुड़ी हुई है और भारत जो कि कृषि प्रधान देश है और हर किसान के लिए फसल उगाने के लिए हमेशा जो है एक वित्तीय लागत की ज़रूरत होती है, जिसको कि ये केसीसी स्कीम काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी प्रतिपूर्ति करती है। और फसल के आने के बाद जो है किसान इसका जो पैसा है मैं ब्याज के उसको चुकाते हैं और उसका लाभ लेते हैं। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई, आपने बड़े ही सरल तरीके से बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए उनके फसल की पैदावार को कैसे अच्छे से किया जाए और उनके लिए वित्त पोषण करने की जो सरल सुविधा है वो है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से उनके फसल के उत्पादन के लिए, उनके भंडारण के लिए और उनके एग्री एसेट्स के जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और साथ ही साथ कंजम्पशन के लिए भी लोन दिए जाते हैं केसीसी। और सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो इंटरेस्ट सबवेंशन की आप बात करें, इंटरेस्ट सबवेंशन है, बहुत ही कम ब्याज दर पर इंटरेस्ट सबवेंशन 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है और साथ ही साथ अगर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते हैं तो 3% का और एडिशनल सबवेंशन मिलता है। तो सीकेसीसी में दूसरी जो फ़ायदा होती है वो उनका फसल बीमा का जो होता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या फसल का नुकसान हो जाता है तो उसकी भी भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा की जाती है। तो ये अगर इस तरीके से आप बता पाएंगे तो आप इंटरव्यूअर को प्रोवाइड कर पाएंगे और आपका आत्मविश्वास जो है काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। तो शैलेंद्र भाई अगला सवाल लेते हैं जो बहुत ही ताज़ा तरीन है और रिजर्व बैंक, भारत सरकार भी इसको काफ़ी महत्ता दे रही है और बैंक जो है इस सेवा का विस्तार कर रहे हैं, वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ जिसको बोलते हैं। इस पे सवाल पूछे जाने की काफ़ी संभावना है कि एफपीओ के बारे में क्या जानते हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो मकसद है वो क्या है, क्यों इसकी जो सेवाएं हैं विस्तारित की जा रही हैं, इन संगठनों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इसके बारे में हमारे साथियों को सवाल पूछा जाए तो सरल तरीके से उसका जवाब क्या होना चाहिए शैलेंद्र भाई? धन्यवाद सर। एफपीओ जो है इसका फुल फॉर्म सबसे पहले बता देता हूँ। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। चूँकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके की एक्टिविटी से या विभिन्न तरीके की गतिविधियों से किसान जुड़े हुए हैं, जो कि कहीं पे अच्छे तरीके के फल उगा रहे हैं, कहीं पे फ्लोरिकल्चर है, कहीं पे बी कीपिंग है, कहीं पे किसी दूसरी गतिविधि से किसान जुड़े हुए हैं। चूँकि इन गतिविधियों से जुड़े होने के बाद और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वह बहुतायत में हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे समस्या क्या जाती है कि किसान को मार्केट में सही उसका उत्पादन की जो है लागत नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट ने और वहाँ के जो किसान भाई होते हैं उन सब ने मिलके छोटे छोटे समूह बनाते हैं वो, उसके बाद में एक क्लस्टर बनता है। क्लस्टर बनने के बाद में एक जो होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जो किसानों के कृषि से जुड़ी हुई फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज पे काम करती है। फॉरवर्ड लिंकेज मीन्स आपका उत्पादन जब हो गया तो उसको उचित रेट पे हम कैसे बेचें, उसका भंडारण कैसे करें। उसके बाद बैकवर्ड लिंकेज जो होती है वो आप कृषि जब करने जा रहे हैं तो आपको जो संसाधन लगने हैं, मान लीजिए बीज है, खाद है, उन्नत तकनीक है, तो इन सब की व्यवस्था भी उसके द्वारा होती है। और जो भी किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होते हैं उनको जो है ये वित्त पोषण भी करते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं समय समय पर और उनके उत्पाद को रखने की उचित दामों पर बेचने की व्यवस्था करते हैं। जो भाई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं उनको मार्केट में एक बहुत अच्छा रेट मिलता है। और इसके अलावा उत्पाद होता है उसके भी कई सेमी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उनकी भी इनको काफ़ी अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है। चूँकि अभी ये कोरोना महामारी की वजह से पिछले वर्ष में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की उसके अंतर्गत जो काफ़ी सारे बिंदुओं को निर्धारण हुआ, उसमें से एफपीओ भी एक पॉइंट था। चूँकि गवर्नमेंट पहले ही चुनाव के दौरान यह घोषणा कर चुकी थी कि भारत में किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना है, तो उसी कड़ी में
चूँकि बीच में ये महामारी आई जिसकी वजह से कि काफ़ी सारा नुकसान झेलना, आर्थिक नुकसान किसानों को और भारत को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी डाउन हुई। उन सबको मीट आउट करने के लिए और किसानों की लागत को बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये एफपीओ को भी प्रमोट किया जा रहा है, ताकि किसानों की जो है उत्पादन का उनको उचित मूल्य मिले और उनको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सके। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई, आपने बड़े सरल तरीके से बताया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों को संगठित करने के लिए है, उनको आधुनिक कृषि के साथ जोड़ने के लिए है और उन्नत कला कौशल्य की ट्रेनिंग देने के लिए भी है, और साथ ही साथ उनके जो उपज होते हैं उनको एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड हो। जब एक ग्रुप में फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो एक ग्रुप में जो उनकी शक्ति है वो सामूहिक शक्ति बढ़ती है, एक नॉलेज बढ़ता है और उनको अंदर से एक विश्वास आने लगता है और उसमें जो है वो काम करते हैं, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंस भी सरकार द्वारा उसमें दिया जाता है और एग्रीकल्चर नाबार्ड के द्वारा उनमें मदद की जाती है। तो आप इस तरह से अगर बताएंगे। और दूसरी बात, जब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जब बैंक में वित्त पोषण के लिए आते हैं तो उनका जो स्वीकृति है वो भी सरल तरीके से हो जाता है और इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा जवाब होगा। अगर आप इस तरीके से जवाब दे पाएंगे तो आप इंटरव्यूअर को प्रभावित कर पाएंगे और आपका जो उत्तर जो है संतोषजनक होगा। इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है शैलेंद्र भाई, वो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। जो एग्री इंफ्रा बॉन्ड है ये काफ़ी चर्चा में है अभी, और चूँकि आत्मनिर्भर भारत की आपने बात की है, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत देश भी उसको जो है ओवरकम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे हैं, जिसमें है एग्री इंफ्रा फंड भी, जिसमें कि आय को दोगुना करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के लिए बात कही गई है। तो मैं चाहूँगा कि अगर इसके बारे में सवाल पूछा जाए एग्री इंफ्रा फंड के बारे में, तो हमारे साथियों का जवाब क्या होना चाहिए? शैलेंद्र भाई ये बता पाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एग्री इंफ्रा फंड, शॉर्ट में इसको एआईएफ भी बोलते हैं, भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है, एआईएफ पोर्टल जिसको हम बोलते हैं। और एआईएफ पोर्टल, ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि जितना उत्पादन हमारे देश में कृषि का हो रहा है, कृषि उत्पादों का हो रहा है, उन सभी को भंडारित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। चूँकि पर्याप्त संसाधन ना होने की वजह से एक समय पर तो उसी उत्पाद का काफ़ी कम मूल्य होता है बाज़ार में, और दूसरे वो समय गुजरने के बाद में चूँकि जब उसकी आवक कम होने लगती है तो जो उसका मूल्य होता है बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इसी वजह से होता है, चूँकि उस समय हमारे पास भंडारण करना, यदि हम उसका करके रखते तो आगे आने वाले समय में हम उसका उपयोग करते और जो बाज़ार में मूल्य है वो एक स्थिर गति से जाता। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एवं उसको एक स्टेप वाइज तरीके से किसानों तक जो है उसका सहायता पहुँचे, उसके लिए जो है एक पोर्टल का लॉन्च किया गया है। और एआईएफ के अंतर्गत जो है हमारे जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं, वेयर हाउस हैं और साइलोज हैं, इसके अलावा जो कृषि में डेयरी से जुड़े हुए काफ़ी बड़े जो डेयरी उत्पादों से जुड़े हुए जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इन सब को जो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ा गया है। चूँकि गवर्नमेंट की यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और आत्मनिर्भर भारत का यह एक पार्ट है, तो और इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है 3% ब्याज पर अनुदान दे रही है, जो कि बैंकों के द्वारा क्वार्टरली क्लेम किया जाता है। और इसमें 2 करोड़ तक का जो लोन रहेगा वह बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। चूँकि 2 करोड़ तक के लोन पर कोई कोलेटरल नहीं होगी तो उसको जो है गवर्नमेंट अपनी गारंटी, जो कि सीजीटीएमएससी का जो स्कीम है उसके अंतर्गत उसको जो है सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। और इसका जो वार्षिक शुल्क जो होती है वह भी गवर्नमेंट के द्वारा ही रिपे किया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो है ब्याज का अनुदान 7 साल तक मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अभी इतना ही आप बोलेंगे तो ये सफिशिएंट रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र भाई, आपने बताया एग्री इंफ्रा फंड के बारे में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चाहे मार्केट यार्ड हो, रूरल गोडाउन हो
कोल्ड स्टोरेज हो, ऐसी फैसिलिटी जहाँ पर भंडारण की क्षमता को बढ़ाई जाए और समय आने पर जो किसान है या जो भी उपज है अपनी सही कीमत पर उसको बेच सके, इसके आधार को लेते हुए एग्री इंफ्रा फंड के तहत जो फंडिंग की जाती है, जो 2 करोड़ तक की फंडिंग है उस पर किसी भी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, CGTMSE के तहत गारंटी होती है और सबसे बड़ी बात है उसका गारंटी फी भी गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जाएगा। ये बहुत आकर्षक बिंदु है इस स्कीम की और जिसको जो है गवर्नमेंट काफ़ी महत्ता दे रही है और बैंकों के माध्यम से इसका विस्तार किया जा रहा है। तो अगर इस तरीके से आप इसका जवाब देंगे तो इंटरव्यू को आप प्रोवाइड कर पाएंगे और आपका उत्तर जो है बहुत ही अच्छा होगा। शैलेंद्र भाई, बहुत सारे टॉपिक पे हमने बात की है, इसी में जो रूरल बैंकिंग से रिलेटेड जो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस आया है और BC जो प्लेटफॉर्म पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो इनमें सवाल पूछे जा सकते हैं कि BC के माध्यम से जो सेवाएँ दी जाती हैं उनकी निगरानी किस तरह से होनी चाहिए या उसमें क्या क्या चीज़ें पहल करनी चाहिए या आप क्या देखते हो, तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। BC मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो कि हर बैंक में जो SSA सब सर्विस एरिया जो होता है उसमें BC अपॉइंट किया जाता है। अनबैंक्ड एरियाज़ जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुँच रही हैं, वो पर्टिकुलर शाखा अपनी सर्विसेज उस पर्टिकुलर गांव या पंचायत तक नहीं पहुँचा पा रही है, तो वहाँ पर जो है SSA बना दिया जाता है और वहाँ पर एक BC को, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट किया जाता है, जो कि BC जो होते हैं बैंक के डायरेक्ट कर्मचारी नहीं होते हैं। वो बैंक जो है किसी कंसल्टेंसी से अनुबंध करती है, वो कंसल्टेंसी के कर्मचारी होते हैं। क्योंकि BC जो है अपना पूरा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए होते हैं और इनका जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गांव स्तर पर देखा जाए तो जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही फाइनेंशियल इंक्लूजन की जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, मानधन योजना हो, ये सारी योजनाएं जो है BC अपने पॉइंट से उस गांव में रहने वाले किसानों को, उस गांव में रहने वाले मजदूरों को आसानी से उन तक पहुंचा सकती है। और जो BC का और जो काम होता है वह यह होता है कि चूँकि गांव में बहुत सारे लोग उतना बड़ा धन का ट्रांजैक्शन करते नहीं हैं, छोटी छोटी राशि को निकालने के लिए बहुत दूर तक उनको जाना पड़ता है, तो वो अपने सेंटर पे CSC सेंटर जो उसका होता है, ऑनलाइन केंद्र होता है, उसके पास सिस्टम होता है, उसमें वो है बायोमेट्रिक डिवाइस, आधार इनेबल्ड पेमेंट के द्वारा उनका गांव पे ही जो है नकदी आहरण पब्लिक अपने खातों से कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है BC सेंटर्स का जो है बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक हम गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स की बात करें तो उनको इम्प्लीमेंट करने में, ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कराने में BCs का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई, जिन्होंने BC के बारे में सरल तरीके से बताया। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो शैलेंद्र भाई ने बताया कि वित्तीय समावेशन जो भारत की प्राथमिकता है और वित्तीय समावेशन के तहत भारत के चाहे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतीय नागरिक को बैंकिंग सेवाएं सस्ती दरों पर प्रोवाइड करना, ये वित्तीय समावेशन है। और इसको जो है सही तरीके से साक्षात मूर्त रूप देने के लिए जो काम करते हैं वो BC है, जो बैंकिंग सेवाएं उनके द्वार पर ही उनको विस्तारित करते हैं। अभी लोन अभी विस्तारित नहीं हो पाया, लोन को छोड़ के बाकी जमा निकासी, नए खाते खोलना और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, चाहे बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें BC के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर उनको बता पाएंगे तो आप जो है आपका जवाब जो है संतोषजनक होगा और आप का मनोबल जो है बढ़ेगा। बहुत सारे सवाल हमने अभी डिस्कस किए, जिसमें FPO के बारे में बात किए, एग्री इंफ्रा फंड के बारे में बात किए हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे SSG के बारे में है तो SSG क्यों बनाया जाता है, SSG के क्रेडिट लिंकेज कैसे किया जाता है, रिवॉल्विंग फंड क्या है, पंचसूत्र क्या है। साथ ही साथ JLG के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, JLG क्या है, JLG का उद्देश्य क्या है। तो इनकी तैयारी आप कर लीजिएगा और आशा करता हूं कि हमारी इस चर्चा से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिली होंगी। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई सवाल इस तरह के आपसे पूछे गए इंटरव्यू में,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। हमसे चर्चा करने के लिए, हमारे साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई। और मैं आखिरी में यही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, क्वेश्चंस कोई भी आए आपके इंटरव्यू में, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका होता है वो आत्मविश्वास है। आप वहाँ पे जाके बिल्कुल रिलैक्स रहिए, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जो आपको आ रहा है, जितना भी आ रहा है उतना आप बताइए, अदरवाइज़ उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिए इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि वो जो सामने बैठा होता है वो थोड़ा हमसे तो नॉलेज उसको ज़्यादा होता ही है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से आप लोगों को जो भी सारगर्भित बातें लगी हों वो अपने आप में रखिए और उनको अपने इंटरव्यू के समय पर उनका उपयोग करिए और अपना इंटरव्यू में सफलता को पाइए। मेरी भगवान से यही मनोकामना है कि आप सभी जिस उद्देश्य से इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपका उद्देश्य सफल हो और आप सभी जो है इंटरव्यू में पास हों और बैंकिंग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। और सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हैं, और भगवान उनको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और सफलता के द्वार तक पहुंचाने में अपनी मदद करे, इस प्रार्थना और इस शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।